नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी अगली लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है बचपन की डायरी। शहर जिस तेज़ी से विकसित और समृद्ध हुए, त्योहार अपनी असली चमक उसी रफ्तार से खोते चले गए। अब इसका दोष हम मोबाइल क्रांति को दें या हमारे ही द्वारा भ्रष्ट कर दिए गए त्योहारों को, पर प्रगति और उत्सव के बीच का ये द्वंद्व हर स्तर पर परस्पर जारी है। बच्चे त्योहार में नहीं, मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हैं, और वहीं दूसरी ओर हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार की प्रगति के लिए जितनी भागदौड़ करता है, उसके जीवन में त्योहार और छुट्टी का महत्व उतना ही कम होता जाता है। यदि कोई व्यक्ति खुशी, शांति और उत्सव को चुनता है, तो प्रगति की न खत्म होने वाली दौड़ में पीछे रह जाएगा। यह विरोधाभास ही कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन की पहचान मात्र रह गया है, और कंपनियां इस चक्रव्यूह को अच्छी तरह समझती हैं। कंपनियां किसी त्योहार में काम पर आने वाले को अधिक पैसा इसलिए देती हैं कि कहीं वह किसी उत्सव या धूमधाम में पड़कर इस दौड़ से अधिक दूर न निकल जाए। वह आपको इस भागदौड़ के प्रति उदासीन कभी नहीं होने देते, भले कुछ दमड़ियां फालतू ही क्यों न खर्च हो जाएं। और फिर इन्हीं कंपनियों ने उन्हीं त्योहारों को रंग रोगन कर आपके सामने एक बदले से स्वरूप में चांदी के थाल में सजाकर पेश कर आपको और भागने पर मजबूर कर दिया। बस यह चक्रव्यूह इसी तरह हमारी खुशी, सुकून और तफरी को बाजार भाव पर तलाशने के लिए विवश कर हमें भगाता जा रहा है, और भागते भागते जिंदगी के पांव में छाले पड़ गए। कुछ वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। लोग एक त्योहार मनाकर हटते और दूसरे की तैयारी में लग जाते। मेरे मन के दर्पण पर बचपन की उन स्मृतियों का प्रतिबिंब अभी धुंधला नहीं हुआ। दो चीज़ें जो हम चाहकर भी कभी नहीं भूल पाते, उनमें प्रथम स्थान बचपन का ही तो है। अच्छा हो या बुरा, वह हमारे साथ हमेशा चलता रहता है और हमें अकेला पाते ही सामने आ खड़ा होता है। मुझे आज भी अपने बचपन की बातें कथाओं के रूप में यूं याद हैं जैसे कल ही की बात हो। उन यादों में त्योहार का बहुत महत्व था। वर्ष भर एक उत्सव का माहौल रहता था। विशेष रूप से हम बच्चों को त्योहार का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से रहता। मोबाइल फ़ोन और बाजारवाद का अभाव ही था कि हर त्योहार रोमांच, रचनात्मकता और मिलने जुलने का खजाना हुआ करता था। सभी बच्चे अपनी अपनी उम्र और प्रतिभा के अनुसार मिलजुल कर हर त्यौहार मनाते थे। उन्हीं सब त्योहारों में एक त्यौहार था स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त। मेरा परिवार दिल्ली से है, इसलिए हमारे यहाँ पतंगबाजी का त्यौहार 15 अगस्त होता है। कुछ 10-12 साल पहले तक यह केवल 1 या 2 दिन का त्यौहार नहीं, बल्कि 2-3 महीनों का त्यौहार हुआ करता था। गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही सभी बच्चों का शाम का अधिकतर समय छत पर ही बीतता था। मुझे शुरुआत से ही पतंगबाजी कुछ खास पसंद न थी, पर मेरे छोटे भाई संदीप, जो मुझसे बस 1 साल छोटा है और तकरीबन हर बात में मुझसे भिन्न, उसे पतंग से प्यार था। प्यार इस कदर, जहाँ न उसे धूप दिखती थी और न गर्मी, बस दिखती थी तो हवा में उड़ती एक कागज़ की चिड़िया, जिसकी डोर किसी अनजान शक्ति के हाथ न होकर उसके अपने हाथ में थी, जिसे जैसा चाहे वह उड़ा सकता था। यदि महसूस किया जाए तो एक पतंगबाज की बहुत गहरे में यही मनोअवस्था होती है। पतंग की डोर हाथ में लिए वह खुद को विधाता से कम नहीं समझता। उसी की मर्जी उड़ान दे या जीवन डोर काट उसे ज़मींदोज़ कर दे, सब उसके अपने हाथ में है। संदीप की नज़र प्राय हर समय आकाश में रहती, तब भी जब हम बाजार में होते, गली में या बरामदे में खेल रहे होते। मानो हर समय किसी उड़ती पतंग का अंदाज़ा लगा रहा हो कि कब ढील दी जाएगी और कब उसे खींचा जाएगा। माँ हम दोनों को दोपहर भोजन के बाद पढ़ने बैठा देती। दिमाग का तेज़ होने के कारण संदीप तुरंत अपना काम खत्म कर छत की ओर दौड़ लगा देता। कई बार तो मुझे यूँ लगता था कि वह शायद पढ़ाई भी इसलिए जल्दी ख़त्म कर पाता है कि जल्दी से इस मुसीबत को निपटा वह पतंग उड़ा सके। पैसों की कमी कभी
उसके इस शौक़ के आड़े नहीं आई। वह अक्सर पतंग लूट और यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर मांझे से अपना शौक़ पूरा कर लेता। यह बात 15 अगस्त से एक रविवार पहले की है। संदीप को छत पर आए घंटा भर हो गया था, पर कोई भी पतंग आज उसके हाथ नहीं लगी थी। वह बहुत देर से आसमान को निहार रहा था। उसका देखना ठीक वैसा ही था जैसे सूखे के समय कोई किसान खेत में खड़े हो आसमान को तकता हो। मैं अभी छत पर आया ही था और संदीप को यूं इधर उधर आसमान टटोलते देख मैंने तंजिया अंदाज में बोला, क्या हुआ, आज पतंग नहीं उड़ा रहा? संदीप मेरी तरफ मुड़ा, निराशा से बोला, यार आज हवा पता नहीं किस तरफ की है, इतनी पतंगें उड़ रही हैं पर यहाँ कट के एक भी नहीं आई। जो आती है ऊपर से निकल जाती है। उसकी निराशा को भांपते हुए मैं सांत्वना भरे स्वर में बोला, कोई नहीं, आ जाएगी, चिंता क्यों करता है? संदीप हाँ में सिर हिला, फिर से पीछे की ओर देखने लगा जहाँ से पतंग के कटकर आने की सबसे अधिक संभावना थी। फिर कुछ ही देर में एक पतंग कट हवा में डोलती हुई हमारी ओर आती दिखी। संदीप ने तुरंत उसके पकड़ने का इंतज़ाम शुरू कर दिया। वह पतंग से नज़र हटाए बिना साथ की ऊंची छत पर लपक कर चढ़ गया। पतंग अब बिल्कुल करीब ही थी और सही मौका देख संदीप ने उछलकर उसकी डोर को अपने दाहिने हाथ में ले लिया। अब संदीप धीरे धीरे पतंग नीचे उतार रहा था और मैं फिर बोला, उतार क्यों रहा है भाई? पतंग तो देख, पूरी तरह फटी हुई है, चेपी लगाकर ठीक कर कर फिर उड़ाता हूँ। संदीप ने उत्तर दिया। थोड़ी मेहनत के बाद पतंग कुछ ठीक हुई और संदीप ने उसे उड़ाना शुरू किया। पतंग में जगह जगह लगी चेपी किसी पसमानदा व्यक्ति के कुर्ते में लगे पैबंद जैसी थी और थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ लगे अलग अलग रंग के मांझे किसी फूस के झोंपड़े पर रखी हुई नई पुरानी खपरेल जैसी। इन सब के बावजूद संदीप खुश था। उसके चेहरे पर एकाग्रता और आनंद के भाव एक साथ उभर कर आ रहे थे। वह बार बार अपनी पतंग दूसरों से बचाने की कोशिश करता, क्योंकि कमज़ोर डोर के सहारे कब तक दूसरों का मुकाबला करता। योग्यतम के बचे रहने का नियम पतंगबाजी में भी उतना ही सार्थक है जितना प्राणी जगत में। कुछ देर बाद एक दूसरी पतंग, जो बिल्कुल नई सी लग रही थी और आकार में भी बड़ी थी, हमारी ओर लहराती हुई आ रही थी। यह पतंग हमारे करीब आ गिरी और संदीप जल्दी से पुरानी पतंग एक बार फिर से नीचे उतारने लगा और मुझे देख बोला, भाई इसकी नई डोर देख रहा है? अच्छी क्वालिटी का मांझा लगता है, ज़रूर बरेली का होगा। तू अब देखना, मैं अंधेरा होने से पहले कम से कम 5 पेच काट दूंगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। संदीप ने पतंग उतार किनारे पर पड़ी एक पुरानी टूटी खिड़की, जो दीवार के सहारे टिकी खड़ी की गई थी, उसके पीछे रख दूसरी पतंग उड़ाने लगा। संदीप पतंग उड़ाने और दूसरों से पेच लड़ाने में व्यस्त हो गया। उसके बाद भी 2 पतंग और हमारी छत पर आ गिरी, पर मैं रह रहकर नीचे रखी उस फटी पुरानी पतंग को देखता रहा, जो खिड़की के कोने से हम दोनों की ओर आस भरी नज़रों से देख रही थी। बादल घिरने लगे और कुछ बूंदें सूखी ज़मीन पर पड़ी। संदीप पुनः पतंग उतारने लगा। बारिश कुछ तेज़ हुई तो चरखी और पतंग बचाते हुए हम जल्दी से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों के बीच पहुंच संदीप बोला, भाई ये पतंग पकड़, मैं अभी आया। मैंने पूछा, क्या हुआ? यार वो खिड़की के पीछे पतंग रह गई, वो तो ले आऊं। जब कुछ नहीं था तब वही पतंग हमारे साथ थी। तू चल, मैं बस अभी आया। मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंच एक किनारे पर रुका और पीछे मुड़ देखा तो संदीप उसी पुरानी पतंग को पकड़े तेज़ी से उतर रहा था। वह पतंग भीग कर और फट चुकी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि अपने आखिरी समय बस एक बार मुस्कुराकर अलविदा दोस्त कह हमसे विदा लेना चाहती हो, पर संदीप उसे यूं थामे था जैसे किसी अजीज़ को दूर जाने से रोक सदा अपने हृदय में समा लेगा।